तो चलिए इसे समझते हैं। अंकों और भाग्य के बीच का ये जो रहस्यमय रिश्ता है ना, ये मुझे किसी थ्रिलर फिल्म से कम नहीं लगता। मुझे भी। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि कैसे सदियों पुरानी विद्या, जैसे कि रमल विद्या, को आज के आधुनिक कॉर्पोरेट जगत और शेयर बाजार से जोड़ा जा रहा है। कायदा मानव मनोविज्ञान और ऊर्जा के विज्ञान से जोड़ते हैं। अच्छा, तो मतलब ये सिर्फ भविष्य बताने वाली बात नहीं है? नहीं, बिल्कुल नहीं। जब हम 1 से 9 तक के अंकों की बात करते हैं, ये सिर्फ संख्याएं नहीं हैं, बल्कि ये एक विशिष्ट प्रकार की फ्रीक्वेंसी है। तो अगर ये सब फ्रीक्वेंसी और ऊर्जा का खेल है, तो मेरे दिमाग में सबसे बड़ा सवाल ये आता है कि क्या इस ब्रह्मांडीय वीडियो गेम में कोई चीट कोड है? चीट कोड? हाँ, मतलब क्या कोई ऐसा अंक है जो इंसान को जन्म से ही एक डिफ़ॉल्ट शील्ड दे देता हो, जिससे उसके जीवन का संघर्ष थोड़ा कम हो जाए? आसान मोड वाला कोई नंबर है क्या? अच्छा, उस हिसाब से देखें तो न्यूमरोलॉजी के ग्रिड के हिसाब से वो चीट कोड अंक 5 है। 5? वो कैसे? इसके पीछे का तर्क बहुत ही ज्यामितीय है, मतलब ज्योमेट्रिकल है। अगर आप 1 से 9 तक के अंकों को एक वर्गाकार ग्रिड में रखते हैं ना, तो 5 बिल्कुल केंद्र में आता है, सेंटर में। समझ गया। और मध्य में होने का मतलब है संतुलन। इस अंक पर चारों तरफ से ऊर्जा केंद्रित होती है। इसे बुध का अंक भी माना जाता है, जो बुद्धि, संचार और अनुकूलन का प्रतीक है। इसलिए थ्योरी ये है कि 5 अंक वालों के जीवन में सबसे कम दुख आते हैं। वाह! इसका मतलब ये नहीं है कि वे कभी गिरते नहीं हैं, लेकिन उनमें किसी भी परिस्थिति से बाहर निकलने की स्वाभाविक क्षमता होती है। कोई न कोई मदद, चाहे वो किसी इंसान के रूप में हो या अवसर के रूप में, उन्हें मिल ही जाती है। अरे भाई, ये तो सच में ऐसा हो गया कि कोई इंसान गेम को बहुत ही आसान लेवल पे खेल रहा हो। हाँ, बिल्कुल। लेकिन अगर 5 वाले आसान मोड में हैं, तो फिर हार्ड मोड में कौन फंसा हुआ है? सबसे ज्यादा संघर्ष किसे करना पड़ता है? हार्ड मोड का सीधा संबंध अंक 4 से है। अच्छा। 4 नंबर। हाँ। इसे न्यूमरोलॉजी में कार्मिक ऋण या कार्मिक डेट का अंक कहा जाता है। 4 को राहु का प्रतीक माना गया है, एक छाया ग्रह जो भ्रम, अचानक होने वाली घटनाओं और संघर्ष को दर्शाता है। बाप रे। मान्यता यह है कि 4 अंक वालों को अपने पिछले जन्म के प्रारब्ध का हिसाब इसी जन्म में चुकता करना होता है। इसलिए जीवन में उन्हें कोई भी चीज आसानी से नहीं मिलती। हर छोटी सफलता के लिए उन्हें पहाड़ तोड़ना पड़ता है। ये सुनकर मुझे अंक 8 की याद आ रही है, क्योंकि 8 को लेकर तो हमेशा से एक डर का माहौल रहता है समाज में कि ये बहुत भारी अंक है, पनौती है। हाँ, 8 शनि का अंक है, जिसे न्यायाधीश या जज कहा जाता है। शनि की चाल बहुत धीमी होती है, इसलिए 8 अंक वालों को सफलता बहुत देर से मिलती है। लेकिन पता है, 4 और 8 के संघर्ष में एक बहुत बड़ा फर्क है। वो क्या? 8 अंक वालों को 40 वर्ष की आयु तक तपाया जाता है, उनका अहंकार तोड़ा जाता है। लेकिन अगर वे इस दौरान ईमानदारी और धैर्य बनाए रखें ना, तो 40 के बाद वे दुनिया पर राज कर सकते हैं। सच में? हाँ, मतलब शनि जब देता है तो छप्पर फाड़ कर देता है, लेकिन उससे पहले वो आपकी कड़ी परीक्षा लेता है। राइट। और शायद यही कारण है कि हम अक्सर देखते हैं कि कुछ लोगों का जीवन अचानक 35-40 की उम्र के बाद पूरी तरह बदल जाता है। बिल्कुल। अच्छा, एक बात और, अंक 6 के बारे में स्रोत में एक बड़ा ही अजीब विरोधाभास है। इसे शुक्र का अंक माना जाता है, सुंदरता, रिश्ते, आकर्षण। हाँ, वीनस का नंबर है। तो ये वरदान होना चाहिए ना? लेकिन स्रोत के अनुसार ये वरदान से ज्यादा एक जाल या ट्रैप लगता है। ऐसा क्यों? देखिए, शुक्र आकर्षण का केंद्र है। 6 अंक वालों की स्वाभाविक सुंदरता और उनकी आभा लोगों को उनकी तरफ खींचती है। वे परिवार को जोड़े रखने वाले लोग होते हैं। तो ये तो अच्छी बात है। अच्छी बात है, लेकिन यही उनकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन जाती है। उनका यही आकर्षण अक्सर अनचाहे लोगों और परिस्थितियों को उनके जीवन में ले आता है। अच्छा। वे न चाहते हुए भी विवादों या निजी जीवन की उथल-पुथल में फंस जाते हैं, क्योंकि वे आसानी से सीमाएं तय नहीं कर पाते, मतलब बाउंड्री सेट नहीं कर पाते। राइट। ये बहुत भारी बात है। यहाँ मुझे एक विचार आ रहा है। क्या ये संभव है कि जो 5 अंक वाले लोग हैं वो इसलिए ज्यादा खुश और संतुलित रहते हैं क्योंकि वे शायद स्वभाव से ही अत्यधिक महत्वाकांक्षी नहीं होते? दिलचस्प नजरिया है। मतलब मध्य में होने का मतलब ये भी तो हो सकता है कि वे एक्सट्रीम्स पर नहीं जाते। जब कोई बहुत ज्यादा लालच या सत्ता की भूख नहीं रखता, तो उसका तनाव अपने आप कम हो जाता है। क्या ये पूरी तरह से ब्रह्मांडीय ऊर्जा है या इसके पीछे कोई बहुत ही साफ मनोवैज्ञानिक कारण है? मनोविज्ञान और न्यूमरोलॉजी असल में एक दूसरे को ही प्रतिध्वनित करते हैं। जो इंसान मनोवैज्ञानिक रूप से संतुलित है,
वो अनावश्यक जोखिम नहीं लेगा, है ना? बिल्कुल। और जो जोखिम नहीं लेगा उसके जीवन में बड़े झटके कम आएंगे। न्यूमरोलॉजी बस उस संतुलन को एक अंक यानी 5 का नाम दे देती है। तो ये जीवन के सामान्य संघर्षों की बात हो गई। लेकिन जब ये थ्योरी मृत्यु और इंसान की आयु तक पहुंचती है तो चीजें बहुत डार्क हो जाती हैं कि अंकों के कॉम्बिनेशन से ये भी पता चल सकता है कि किसी की मृत्यु प्राकृतिक थी या अस्वाभाविक। हाँ, और इस बिंदु पर आगे बढ़ने से पहले मैं फिर से वो बात दोहराना चाहूंगी। न्यूमरोलॉजी में 4 राहु का प्रतीक है जो भ्रम और अचानक झटके देता है। वहीं 9 मंगल का प्रतीक है जो रक्त, आक्रामकता, दुर्घटनाओं और शारीरिक आघात को दर्शाता है। अरे बाप रे! तो जब किसी ऐसे व्यक्ति के जीवन में जिस पर पहले से ही राहु यानी 4 हावी हो, वहां 9 अंक का प्रवेश होता है तो वो एक बहुत ही विस्फोटक ऊर्जा पैदा करता है। थियरी कहती है कि राहु और मंगल का ये कॉम्बिनेशन स्वास्थ्य की गंभीर समस्याओं या अस्वाभाविक मृत्यु का निर्माण करता है। ये तर्क सच में बहुत खौफनाक है। और 8 शनि का प्रतीक है जो न्याय, कानून और अंधकार का ग्रह है। मतलब सूर्य और शनि का आमना सामना। एकदम सही। ज्योतिष में सूर्य और शनि को पिता पुत्र होते हुए भी एक दूसरे का सबसे बड़ा शत्रु माना जाता है। राजा कभी नहीं चाहता कि न्याय उस पर हावी हो। बहुत गहरी बात है। और इसके साथ ही जिसका योग 7 बनता है, केतु, जो फिर से 8 का शत्रु है। थ्योरी ये दावा करती है कि इस घमासान में सत्ता यानी 1 हावी हो गए और न्याय यानी 8 पीछे रह गया। तो ये ऊर्जाओं का ऐसा टकराव था जो एक अस्वाभाविक घटना की ओर इशारा करता है। तो नामों की शुरुआत के अक्षरों पर भी एक बहुत अजीब पैटर्न बताया है। उनका कहना है कि जिन नामों की शुरुआत सु यानी SU से होती है, जैसे सुशांत, सुनील, सुजाता, उनका निजी जीवन अक्सर अशांत रहता है। इसके पीछे का जो विज्ञान उन्होंने बताया है वो अक्षरों की न्यूमरोलॉजिकल वैल्यू से जुड़ा है। अंग्रेजी के S का मान 3 है, बृहस्पति या देवगुरु, और U का मान 6 है, शुक्र या दैत्य गुरु। ओके, दोनों गुरु हैं। दोनों गुरु हैं, लेकिन दोनों की विचारधाराएं बिल्कुल विपरीत हैं। एक आध्यात्मिकता की ओर ले जाता है, दूसरा भौतिक सुखों की ओर। राइट। तो जब किसी के नाम की शुरुआत ही इन 2 घोर विरोधी ऊर्जाओं से होती है तो उस व्यक्ति के अंदर और उसके रिश्तों में जीवन भर एक वैचारिक टकराव चलता रहता है। यार, इस सारे गणित को सुनकर ना दिमाग सच में चकरा जाता है। मतलब ये सब घटना के बाद देखने पर बहुत सटीक लगता है, लेकिन क्या ये कन्फर्मेशन बायस का एक क्लासिक उदाहरण नहीं हो सकता? आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मेरा मतलब है, मानव मस्तिष्क को अस्त-व्यस्त चीजों में पैटर्न खोजने की बीमारी है। जब हमें नतीजा पहले से पता होता है तो हमारा दिमाग हजारों अंकों में से चुन चुनकर वही अंक निकाल लेता है जो उस नतीजे को सही ठहराएं। क्या हम घटनाओं के घटित होने के बाद रिट्रोएक्टिवली कहानी नहीं कर रहे? देखिए, कन्फर्मेशन बायस की इस संभावना को हम बिल्कुल खारिज नहीं कर सकते, है ना? हाँ, क्योंकि जब कोई दुखद घटना होती है तो दिमाग उस अव्यवस्था को समझने के लिए कोई ना कोई ढांचा खोजता है। हम उन हजारों लोगों को नजरअंदाज कर देते हैं जिनका नाम सू से शुरू होता है और वे बेहद सुखी जीवन जी रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन न्यूमरोलॉजी के जानकारों का तर्क होता है कि ये सिर्फ एक पहलू है, व्यक्ति का पूरा ग्रिड देखना जरूरी है। फिर भी एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। खैर, जन्म की तारीखें और नाम तो हमारे माता पिता तय करते हैं, उस पर हमारा कोई जोर नहीं है। लेकिन जो चीज पूरी तरह से हमारे हाथ में है वो है हमारी कलम। अगर जन्मतिथि इंसान का हार्डवेयर है तो क्या उसके हस्ताक्षर, उसका सिग्नेचर, उसका सॉफ्टवेयर है? एकदम सही एनालॉजी है। ग्राफोलॉजी या हस्ताक्षर विज्ञान का मूल सिद्धांत यही है कि आप जो कागज पर लिखते हैं वो आपके हाथों की नहीं बल्कि आपके दिमाग की उपज है। मैं इसे हमेशा दिमाग के स्टीयरिंग व्हील की तरह देखता हूँ। मतलब हमें लगता है कि हमारी उंगलियां पेन चला रही हैं, लेकिन असल में हमारे अवचेतन मन की बारीक वायरिंग उन लकीरों के जरिए बाहर आ रही होती है। और उस वायरिंग के कुछ पैटर्न इतने स्पष्ट होते हैं ना कि वे सीधा व्यक्ति के शारीरिक और आर्थिक भविष्य को दर्शाते हैं। जैसे उदाहरण के लिए, हस्ताक्षर के नीचे खींची जाने वाली लाइन। कई लोग लाइन खींचते हैं और फिर एक स्टाइल के तौर पर उस लाइन को बीच में से काट देते हैं। हाँ, मैंने बहुत लोगों को देखा ऐसा करते हुए। तो उस लाइन को काटने का मतलब क्या है? क्या वो हमारे बेस को दर्शाता है? बिल्कुल। वो लाइन आपके जीवन का आधार, आपकी जड़ें और आपकी भौतिक स्थिरता है। जब आप अपने हस्ताक्षर में खुद ही उस आधार को काट देते हैं तो आप अनजाने में अपने अवचेतन मन को सब कुछ नष्ट करने का निर्देश दे रहे हैं। बाप रे! ये भविष्य में दिवालियापन या बैंक्रप्सी का बहुत बड़ा संकेत माना जाता है।
और शारीरिक रूप से हस्ताक्षर का निचला हिस्सा आपके शरीर के निचले हिस्से का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए यह पैरों या कमर में होने वाली गंभीर सर्जरी का भी सूचक हो सकता है। वाओ! अच्छा, कुछ लोगों की आदत होती है कि वे आई या जे के ऊपर बिंदु लगाने की बजाय एक गोल दायरा या छोटा सा सर्कल बनाते हैं। देखने में बड़ा आर्टिस्टिक लगता है वो। आर्टिस्टिक तो लगता है, लेकिन ऊर्जा के विज्ञान में वो सबसे खतरनाक है। क्यों? क्योंकि बिंदु एक फोकस या एकाग्रता का प्रतीक है। जब आप उसे सर्कल बना देते हैं तो आप एक क्लोज्ड लूप बना रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने एक ऐसी ऊर्जा पैदा कर दी है जिसका कोई निकास ही नहीं है, कोई एग्जिट नहीं है। अच्छा, तो इसका असर क्या होता है? थ्योरी के अनुसार ऐसे लोगों का पैसा अस्पतालों के बिलों या लंबे चलने वाले कानूनी मामलों के लूप में फंस जाता है। खर्चा कभी खत्म ही नहीं होता। बाप रे, ये तो डराने वाली बात है। एक और बहुत ही मेडिकल डायग्नोसिस जैसी बात कही गई है स्रोत में। अक्षर लिखते समय पेन रोकना, जैसे कोई अपना नाम एन डॉट लिखकर करे, जहां हर अक्षर के बाद पेन उठ रहा है। हाँ, ग्राफोलॉजी मानती है कि स्याही का प्रवाह असल में आपके शरीर में रक्त प्रवाह या प्राण ऊर्जा का प्रवाह है। ब्लड फ्लो। जी, अगर कोई व्यक्ति बार बार पेन रोककर हस्ताक्षर कर रहा है तो वो अपने अंदर की ऊर्जा को बार बार रोक रहा है। लंबे समय में ये आदत शरीर में हार्ट ब्लॉकेज या ब्लड प्रेशर की समस्याओं के रूप में प्रकट हो सकती है। और जो लोग अक्षरों के नीचे का हिस्सा जिसे लोअर जोन कहते हैं, जैसे वाई या जी की पूंछ, उसे बहुत लंबा खींच देते हैं, उसका क्या मतलब है? लोअर जोन व्यक्ति की भौतिक और शारीरिक इच्छाओं से जुड़ा है। अगर वो हिस्सा बहुत ज्यादा लंबा खींचा गया है तो ये दर्शाता है कि व्यक्ति के भीतर लालच, पैसे की अंधी दौड़ और शारीरिक वासना का स्तर बहुत अधिक है। इसी तरह एक बहुत ही भावनात्मक पहलू भी है। जब कोई अपना सरनेम बहुत ही घुमावदार और हद से ज्यादा सजाकर लिखता है तो उसमें क्या खराबी है? सरनेम परिवार और जड़ों का प्रतीक है। इसे इतना सजाना असल में किसी गहरे भावनात्मक दर्द या टूटे हुए दिल को छिपाने की एक मनोवैज्ञानिक कोशिश होती है। ये बहुत डीप है। चेतावनी दी है कि 45 डिग्री से ज्यादा ऊपर साइन करना खतरनाक है। हाँ, ये पॉइंट मुझे थोड़ा अजीब लगा। क्या सच में 45 डिग्री पे साइन करने से गर्दन में दर्द हो सकता है? मतलब ये तो... इसे एक मेटाफर और शारीरिक वास्तविकता दोनों तरह से समझा जा सकता है। जो इंसान हमेशा 45 डिग्री ऊपर देख रहा है, यानी एक असंभव लक्ष्य की ओर, वो कभी संतुष्ट नहीं होगा। राइट, वो हमेशा स्ट्रेस में रहेगा। बिल्कुल, वो खुद पर इतना मानसिक दबाव डाल लेगा कि वो तनाव अंततः उसकी गर्दन या पीठ के दर्द के रूप में शरीर पर हावी हो जाएगा। इकारिस की कहानी की तरह, जो सूरज के बहुत करीब उड़ना चाहता था और जल गया। एकदम सही उदाहरण दिया आपने कि उनके सिग्नेचर में मनी बॉल है, जो बहुत पैसा लाते हैं, लेकिन अत्यधिक बिंदु उन्हें खुद के लिए समस्याएं खड़ी करने वाला या अग्रेसिव बनाते हैं। तो जो लोग सालों से गलत साइन कर रहे हैं, क्या उनके लिए कोई उपाय है? मतलब क्या उन्हें अपनी पूरी हैंडराइटिंग बदलनी पड़ेगी? नहीं, बहुत ही आसान उपाय बताया गया है। अपने हस्ताक्षर को केवल 15 डिग्री ऊपर की ओर रखें, जो एक स्वस्थ प्रगति का संकेत है। हमेशा अपना पूरा नाम और सरनेम लिखें, ये आपके धैर्य और आयु को बढ़ाता है। और सबसे जरूरी, हस्ताक्षर के अंत में सिर्फ 2 बिंदु लगाएं। सिर्फ 2 बिंदु? वो क्यों? न्यूमरोलॉजी में 2 बिंदु बुध ग्रह से जुड़े हैं, जो नेटवर्किंग, संवाद और व्यापार का कारक है। ये आपके जीवन में सही लोगों और अवसरों को आकर्षित करता है। इस नए हस्ताक्षर को 41 दिनों तक हरे पेन से प्रैक्टिस करने की सलाह देते हैं, ताकि नई न्यूरोलॉजिकल वायरिंग आपके अवचेतन मन में स्थापित हो सके। वाओ! अगर एक हस्ताक्षर किसी व्यक्ति का अवचेतन मन है, तो क्या हम कह सकते हैं कि एक लोगो पूरी की पूरी कंपनी या उसके फाउंडर का हस्ताक्षर होता है? 100%। एक लोगो सिर्फ एक डिजाइन नहीं है, वो कंपनी की आभा और उसके भविष्य का ब्लूप्रिंट है। राइट। जैसे अब लाल रंग का मनोविज्ञान क्या है? लाल रंग तो डेंजर या भूख का भी होता है शायद। हाँ, ये हमारे दिमाग के सबसे निचले हिस्से को ट्रिगर करता है, जो वासना, आक्रामकता और तुरंत जरूरत यानी अर्जेंसी से जुड़ा है। यानी आपको भूख नहीं भी है तो लाल रंग देखकर आपके अंदर एक इम्पल्स पैदा हो कि चलो यार कुछ ऑर्डर कर लेते हैं। बिल्कुल, लेकिन लाल रंग के साथ एक बहुत बड़ा जोखिम भी है। ये अग्नि का रंग है। थ्योरी कहती है कि लाल रंग आक्रामकता तो लाता है, लेकिन अगर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल हो तो ये कंपनी को भस्म भी कर सकता है और कानूनी समस्याएं खड़ी कर सकता है। अच्छा, लिटिगेशन। हाँ, इतिहास देख लीजिए, जिनके लोगों में लाल रंग हावी है उन्हें भारी आर्थिक या कानूनी संकट झेलने पड़े हैं।
यार ये बहुत ही मजेदार बात है कि लाल रंग इतना खतरनाक भी हो सकता है। पर अगर हम दुनिया की सबसे सफल कंपनी देखें तो उन्होंने बिल्कुल सीधा सपाट काला रंग इस्तेमाल किया है। काला रंग लग्जरी, गहराई और सब कुछ अपने अंदर समा लेने का प्रतीक है। क्या बात है, ये तो मार्केटिंग का बहुत ही गहरा न्यूरोलॉजिकल खेल है। मतलब हम सब उस ट्रैप में हैं। बिल्कुल। और आकारों को लेकर भी कुछ सख्त नियम बताए गए हैं स्रोत में, जैसे लोगो कभी भी गोल नहीं होना चाहिए। सर्कल नहीं होना चाहिए क्यों? लेकिन यहाँ ना मैं थोड़ा अपना लॉजिक लगाना चाहूंगा। बताइए। क्या लोगो सच में कोई जादू करता है, या फिर एक बेहतरीन लोगो सिर्फ उस कंपनी के फाउंडर के एक बहुत ही स्पष्ट और केंद्रित विजन का प्रतिबिंब होता है? मतलब जब विजन साफ होता है तो डिजाइनर को सही ब्रीफ मिलता है, लोगो सही बनता है और उसी साफ विजन से लिए गए व्यापारिक फैसले अंततः सफलता लाते हैं। मुझे लगता है लोगो और विजन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। जब फाउंडर की ऊर्जा सही दिशा में होती है तो वो स्वाभाविक रूप से सही रंगों और आकारों को चुनता है। लोगो बस उस विजन को एक दृश्य रूप देकर ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ जोड़ देता है। तो व्यक्तिगत हस्ताक्षरों और कॉर्पोरेट डिजाइन से अब थोड़ा मैक्रो लेवल पर चलते हैं। रमल विद्या ना अरब और भारत की एक बहुत पुरानी रहस्यमयी विद्या है, जिसमें विशेष रूप से तैयार किए गए पासों या डाइस का इस्तेमाल होता है। ये पूरी तरह से प्रस्तोता और प्रश्न पूछने वाले के अवचेतन मन की ऊर्जा पर निर्भर करती है। तो अवचेतन मन की ऊर्जा कैसे, अगर मैं ऐसे ही मजाक में पासे फेंक दूं तो पासे कोई सही जवाब नहीं देंगे। इस विद्या का मूल सिद्धांत ही तीव्रता या इंटेंसिटी है। जब आप कोई प्रश्न पूरी ईमानदारी और अपनी आत्मा की गहराई से पूछते हैं तो आपके हाथों के जो सूक्ष्म मूवमेंट होते हैं वो उन पासों की गति को नियंत्रित करते हैं और वे सही पैटर्न बनाते हैं। कि चाहे न्यूमरोलॉजी हो, रमल विद्या हो या ग्राफोलॉजी, कोई भी शास्त्र 100% सटीक नहीं हो सकता। इनकी सटीकता की सीमा 70 से 80% ही है। तो बाकी का जो 20-30% है जो इन सब पर भारी पड़ता है, वो क्या है? वो है आपका कर्म। आप ग्रहों के कितने भी उपाय कर लें, अगर आपके कर्म खराब हैं तो कोई भी अंक आपको नहीं बचा सकता। बहुत सही बात। और उपायों के नाम पर जो बाजारों में हजारों लाखों रुपए खर्च करवाए जाते हैं, उसके विपरीत स्रोत में एक गिलास पानी का बहुत ही साधारण उपाय बताया गया है। हाँ, ये उपाय बहुत ही ग्राउंडिंग है। न्यूमरोलॉजी के किसी भी अंक को संतुलित करने के लिए पैसा खर्च करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जैसे सूर्य यानी अंक 1 को जल चढ़ाएं, चंद्रमा यानी अंक 2 के लिए शिवलिंग पर दूध वाला जल चढ़ाएं, बृहस्पति यानी अंक 3 के लिए नहाने के पानी में हल्दी डालें। अगर आपका 4 या 7 अंक जो राहु केतु है वो खराब है तो मूक जानवरों को पानी पिलाएं। बुध के लिए तुलसी में जल डालें। और अंक 8 वालों के लिए क्या था? अंक 8 शनि का है, जो मजदूर वर्ग और मेहनतकश लोगों का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए मजदूरों, ड्राइवर्स या गरीबों को आत्मीयता से पानी पिलाएं, उनके लिए प्याऊ लगवाएं। मुझे लगता है कि अगर कोई इंसान इसे ज्योतिषीय नजरिए से ना भी देखें तो भी इस उपाय का मनोविज्ञान बहुत गहरा है। वो कैसे? मतलब जब आप पौधों को पानी देते हैं, जानवरों की देखभाल करते हैं या तपती धूप में किसी मजदूर को पानी पिलाते हैं, तो असल में आप अपने अहंकार को कम कर रहे होते हैं। आप खुद को प्रकृति और समाज के साथ जोड़ रहे होते हैं। एक अच्छा इंसान बनना ही शायद सबसे बड़ा ब्रह्मांडीय उपाय है। एकदम सही। यही इन विद्याओं का असली सार है। जब आप प्रकृति को कुछ वापस देते हैं तो आपकी अपनी ऊर्जा का स्तर सकारात्मक हो जाता है